बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट की दो टाइप्स हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम उसकी तीसरी टाइप की तरफ जाने लगे हैं, कैश फ्लोज़। पहले ये फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल नहीं होता था। ये स्टेटमेंट सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को ही फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे उनकी लिमिटेशन, उनके फ्लॉज सामने आना शुरू हो गए, जैसे कि हमने देखा कॉमन साइज़ एनालिसिस से, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस से, तो उसके बाद एक ज़रूरत पड़ी एक ऐसी स्टेटमेंट की कि जिससे हमें मज़ीद कुछ चीज़ें फ़िल्टर होकर सामने आए, मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आए। तो फिर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने इंट्रोड्यूस कराया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कैसे कराया? बेसिकली सबसे पहले ये कैश फ़्लो को मेजर किया गया कि बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं इनकम स्टेटमेंट में जो कि ऑन ग्राउंड नहीं हो रहे होते, या बैलेंस शीट में जो कि ऑन ग्राउंड नहीं हो रहे होते। तो उन चीज़ों को भी हमने काउंट किया होता है। तो इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल कैश फ़्लो क्या होता है कंपनी का, मतलब ओवरऑल कैश फ़्लो क्या हो रहा होता है ऑन ग्राउंड। चलें, एक स्टेटमेंट में तो हमने सेल शो कर दी या हमने अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन शो कर दी, लेकिन ऑन ग्राउंड डेप्रिसिएशन जो हम शो कर रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट में, ऑन ग्राउंड हमारी जेब से पैसे तो उसके नहीं जा रहे होते। या जो हमने टोटल सेल शो की है, ज़रूरी तो नहीं कि 100% सेल का कैश हमें रिसीव हो रहा हो, वो सेल उधार पे भी हो सकती है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी भी कंपनी के कैश फ्लो को मेजर करें क्योंकि कैश फ़्लो किसी भी बिज़नेस में एक लाइफ ब्लड का काम करते हैं। कैश फ़्लो के बगैर कोई भी बिज़नेस ऑपरेट नहीं कर सकता। मतलब जैसे कोई गाड़ी या कोई भी इंजन फ्यूल के बगैर नहीं चल सकता, कैश फ़्लो के बगैर बिज़नेस नहीं चल सकता। बहुत सारे बिज़नेसेस ऐसे होते हैं कि प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी वो फ्लॉप हो जाते हैं। रीज़न पुअर कैश फ़्लो मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट शो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी सारी सेल उधार की होती है। ऑन ग्राउंड उनको एक रुपया नहीं रिसीव हो रहा होता कि जिससे वो दोबारा अपनी इन्वेंट्री लेके आ सकें, अपनी दुकान को दोबारा भर सकें। जब तक उनको कैश रिसीव होता है, इतने में उनका कस्टमर लूज़ हो जाता है, तो उनका बिज़नेस फ्लॉप होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कैश फ़्लो की जो मैनेजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, हर सेल कैश नहीं होती, हर प्रॉफिट कैश नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखें। प्रॉफिट और कैश फ़्लो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अभी हम इसी पॉइंट को लेके चलेंगे कि प्रॉफिट वर्सेस कैश फ़्लो, कि हमने ये देखना है कि अभी तक जिसको हम प्रॉफिट कहते रहे हैं, जिसको हम मुनाफा शो करते रहे हैं, वो ऑन ग्राउंड वाकई इतना मुनाफा हमें हो रहा है कि नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो मुनाफा हमें सिर्फ बताया गया है, वो ऑन ग्राउंड जाके हमें 1 साल के बाद मिले और हम आज ही उसकी बेस पे बहुत सारे खर्चे कर बैठे। तो इस बहस में मज़ीद आगे जाने से पहले मुझे आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो अकाउंटिंग है ये 2 बेसिस पे चलाई जाती हैं। जो आम तौर पे नॉर्मली हम लोग बिज़नेसेस में हर जगह यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग बेसिकली अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो वो ये होगा, ए मेथड ऑफ अकाउंटिंग वेयर रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड या इनकर्ड वेदर आर नॉट रिसीव्ड या पेड इन कैश। ये वो अकाउंटिंग होती है जहाँ पे आमदनी रिकॉर्ड कर दी जाती है, लिख दी जाती है जब वो कमा ली जाती है, या एक्सपेंसेस लिख दिए जाते हैं जब वो हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो आमदनी का पैसा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, या इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते हुए कि वो जो हमारे एक्सपेंसेस हमने लिखे हैं उसके लिए हमने कैश भी दिया है कि नहीं दिया। हम इस चीज़ को मद्देनज़र ही नहीं रखते। हम बस ये देखते हैं कि अगर आमदनी हो गई है तो उसको हमने लिख दिया, सेल हो गई है तो हमने लिख दिया, एक्सपेंसेस हो गए हैं तो हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। और अमूमन जो आम तौर पे हमारी अकाउंटिंग चलती है, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं, वो एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग ही चलती है। अब एक और अकाउंटिंग होती है जिसको हम कहते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये तब रिकॉर्ड की जाती हैं जब फिज़िकली ट्रांजैक्शन होती है। एक रेवेन्यू तब लिखा जाता है जब ऑन ग्राउंड उसका कैश रिसीव हो जाता है। एक्सपेंसेस तब लिखे जाते हैं
जब फिज़िकली उसके लिए आपको कैश देना पड़ता है। लेकिन एक नॉर्मल रूटीन के बिज़नेस में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक छोटी सी मोहल्ले की कोई छोटी मोटी दुकान हो तो उस सूरत हाल में ये पॉसिबल है कि एक मोहल्ले की छोटा मोटा कोई किराना स्टोर हो जो टोटली कैश पे चलता हो, किसी को उधार ना देता हो। अदरवाइज़ कोई बिज़नेस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें उधार ना हो। उधार के बगैर बिज़नेस नहीं चलता, रन नहीं होता। आपको एक साइकिल चलाना पड़ता है उधार का। तो इसलिए हमारे यहाँ मोस्टली एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग ही चलती है, जिसकी वजह से फिर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग चले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेसिस क्या होती हैं, हमने उस तरफ जाना है। ये मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ से बनी, ये किस चीज़ों से, मतलब किन चीज़ों को इकट्ठी करके ये एक स्टेटमेंट बनाई गई। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को स्टडी करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो बेसिस हैं वो निकली हैं इन चीज़ों से कि जब इन्वेस्टर्स ने या जब फाइनेंशियल मैनेजर्स ने इन चीज़ों पे सोचना शुरू किया कि प्रॉफिट के बावजूद भी बिज़नेस क्यों डाउन होते जा रहे हैं दिन ब दिन, कि बिज़नेस प्रॉफिटेबल भी जा रहे हैं, हम सारा कुछ अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रहे हैं, फिर भी हर आने वाले साल के साथ बिज़नेस डाउन हो रहा है। तो उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर जब रिसर्च शुरू की तो उनको कुछ फ्लॉज सामने आए। उन फ्लॉज में सबसे पहला ये था, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया इनकम स्टेटमेंट से। तो हम भी इनकम स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला फ्लॉ इसमें ये था कि सेल रिपोर्टेड इन एन इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, दस टोटल सेल्स डज नॉट करस्पॉन्ड टू द एक्चुअल कैश कलेक्टेड। कहते हैं जो सेल्स रिपोर्ट की जाती है इनकम स्टेटमेंट में वो टोटल सेल होती है, जिसमें कैश सेल भी शामिल होती है, जिसमें क्रेडिट सेल भी शामिल होती है, मतलब उधार की सेल भी शामिल होती है। ऐसी सेल भी होती है जिसके हमें पैसे नहीं मिले होते, जिसका हमारा महीना चलता है, या जिसने हमें वादा किया होता है कि मैं 2-4 दिनों तक या बाद में पेमेंट कर दूंगा, लेकिन हमने सेल पूरी रिकॉर्ड की होती है। इसका मतलब जो सेल इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है वो एक्चुअल कैश के बराबर नहीं होती। पहला फ्लॉ निकल आया। दूसरा फ्लॉ, जितने भी वो थे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया, या एनालाइजर्स आप कह दें, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जितनी भी इन्वेंट्री परचेज़ होती है वो सारी कैश परचेज़ नहीं होती, कुछ फाइनेंस्ड बाय क्रेडिट भी होती है। मतलब जितना भी सामान आप सप्लायर से लेते हैं और आगे बेचते हैं उसको भी हम पूरा का पूरा कैश पे नहीं करते। लेट सपोज़ 1 लाख का सामान उठाया है तो हो सकता है 60,000 50,000 पे कर देते हैं, 50,000 हम उसका पेंडिंग रख लेते हैं कि जब ये सामान बिकेगा तो हम तुम्हें इसकी पेमेंट कर देंगे। इट मीन्स जितनी भी इन्वेंट्री शो की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सारी की सारी कैश पेड नहीं होती। ये दूसरा फ्लॉ निकल आया इसका। इसके बाद तीसरा फ्लॉ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। हम गौर तो बड़ा करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार डेप्रिसिएशन हमने हर साल कैलकुलेट करनी है वरना आखिरी साल पे एकदम हमारे ऊपर बम फूटेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर देखा जाए हम इस एक्सपेंस को अपनी अर्निंग में से लेस कर रहे होते हैं, क्या ये वाकई ऑन ग्राउंड हमारी अर्निंग को कम करता है? चलो बाकी तो अखराजात हैं जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, वो तो ऑन ग्राउंड डेफिनेट ठीक है, अभी पे नहीं किया, पे तो करना ही पड़ता है ना, कभी जो है कभी ना कभी। जैसे इन्वेंट्री है उसके लिए अगर आपने उधार पे उठा भी लिया किसी से, आज पे नहीं किया नो ठीक है, लेकिन कल को आपने करना तो है। तो डेप्रिसिएशन क्या आप वाकई इसको कैश पेमेंट करते हो? तो देखा जाए तो ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो ये भी एक फ्लॉ सामने आ गया कि हम इसको क्यों शामिल करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में जबकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो इस तरीके से उसके बाद जो एनालाइजर्स थे या जो इकोनॉमिस्ट थे वो बढ़े इसकी तरफ, बैलेंस शीट के फ्लॉस की तरफ। तो बैलेंस शीट में जब वो फ्लॉस की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि बैलेंस शीट में 2 किस्म की कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर फ्लॉस पाए जाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट 2 किस्म की कैटेगरीज़ के ऊपर बनाई जाती है, एक इन्वेस्टिंग कैटेगरीज़ के ऊपर, एक फाइनेंसिंग कैटेगरीज़ के ऊपर। तो उन्होंने 2 किस्म के फ्लॉस इसमें निकाले जिसको अभी आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, एनालाइजर्स थे, उन्होंने ओवरऑल 3 किस्म के फ्लॉस निकाले। 2 किस्म के फ्लॉस तो मैंने आपको बता दिया, उन्होंने बैलेंस शीट से निकाल दिए। इन्वेस्टिंग कैटेगरीज़ में कुछ फ्लॉस निकाले, अभी हम आगे जाके देखते हैं कौन कौन से उन्होंने फ्लॉस निकाले।
और फाइनेंसिंग कैटेगरीज़ में, ठीक है, कि इनमें जो चेंजेस आती रहती हैं प्रॉफिट में या कैश फ्लो में, जो फ़र्क आता रहता है वो इन कैटेगरीज़ की वजह से होता है। उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, जो चेंजेस आती हैं प्रॉफिट में और ऑन ग्राउंड कैश फ्लो में, वो इन्वेस्टिंग कैटेगरीज़ की वजह से आती हैं, फाइनेंशियल कैटेगरीज़ की वजह से आती हैं। और एक चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनकम स्टेटमेंट में, जिसमें हमने सेल डिस्कस किया, इन्वेंट्री डिस्कस किया, उनको हम कहते हैं ऑपरेशनल वर्क्स, मतलब ऑपरेशनल कैटेगरीज़। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से भी फ़र्क आता है प्रॉफिट में और कैश फ्लो में। अब हम एक एक करके इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इन फ्लॉज को डिस्कस करेंगे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये फ्लॉ क्यों पाए जाते हैं। फिर उसके बाद इनकी रेमेडी क्या है, हम साथ साथ उसको भी डिस्कस करते जाएंगे कि कौन सा फ्लॉ है, फिर उसको कैसे उन्होंने टैकल किया, उसके लिए क्या सिचुएशन बनाई। तो उस तरीके से साथ साथ करके हम इसको आगे चलते जाते हैं और इसको देखते जाते हैं। तो अभी तक की डिस्कशन से हमें ये पता चला कि 3 किस्म की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनसे हमें कैश फ़्लो के चेंजेस पता चलेंगे कि कैश फ़्लो और प्रॉफिट में क्या क्या फ़र्क होता है। सबसे पहली वो एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग है, फिर फाइनेंसिंग है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। अब कैश फ़्लो को बेसिकली 2 किस्म की कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, ये जानने के लिए या उसका चेंज जानने के लिए कि उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, कैश फ्लो के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारी इनकम स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का या किसी भी एक्टिविटी का। तो वो 2 किस्म का फ़र्क पड़ सकता है। कोई भी एक्टिविटी इनकम स्टेटमेंट की हो या बैलेंस शीट की हो, ठीक है, या तो वो सोर्स ऑफ कैश होती है या यूज़ ऑफ कैश होती है। मतलब हर एक्टिविटी से या तो कैश आता है या तो कैश जाता है। जैसे कि अब अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की तरफ देखें तो इसमें जो सोर्सेज ऑफ कैश है, मतलब कैश इनफ्लोज हैं, कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनसे कैश आता है। जैसे कि सेलिंग ऑफ गुड्स, इन्वेंट्रीज ऑन कैश, ठीक है, कलेक्टिंग रिसीवेबल्स, किसी ने हमारा उधार देना होता है, हमने उसको क्रेडिट सेल की होती है और वो उधार वापस करता है हमें, उस सूरत हाल में कैश आता है। उसके अलावा हम कोई चीज़ उधार पे परचेज़ करते हैं, हमारा अकाउंट पेबल इंक्रीज़ होता है, हम उधार लेते हैं, उससे भी कैश आता है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन चूँकि नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, इसमें ऑन ग्राउंड हम इसको कैश पे नहीं करते। किसी भी बंदे को, किसी भी इदारे को डेप्रिसिएशन का नुकसान जो हम काउंट कर रहे होते हैं, जो एक्सपेंडिचर हम काउंट कर रहे होते हैं, ये हम किसी को भी पे नहीं करते। तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको हम वापस ऐड करते हैं, क्योंकि हमने इसको लेस किया होता है इनकम स्टेटमेंट में, तो इसलिए इसको भी हम कैश इनफ्लोज में लिखते हैं। इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड आते हैं यूजेस ऑफ कैश की तरफ, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश के यूजेस कौन कौन से हो सकते हैं। मतलब कौन कौन सा ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कैश आउटफ्लो होता है। जैसे कि सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, हम उधार पे चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, चीज़ें हम उधार पे बेच रहे हैं, लेकिन हमने उसको सेल में लिखा होता है, रेवेन्यू में लिखा होता है कि जी हमारी इतनी सेल हो गई है इनकम स्टेटमेंट में और हमें इतनी आमदनी रिसीव हो गई है, जबकि ऑन ग्राउंड जो क्रेडिट सेल होती है उसका हमें कैश नहीं मिला होता, इसलिए हम उसको वापस लेस करते हैं, इसलिए हम उसको आउटफ्लो में लिखते हैं। और सेम इसी तरह जब आपकी सेल क्रेडिट पे होती है, डेफिनेटली अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सवाल में आपको यही बताया जाए कि सेल क्रेडिट पे हुई है। बाज़ औक़ात सवाल को मॉडिफाई करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कैश फ्लो पे। तो आप उसका भी यही बताएंगे कि जब अकाउंट रिसीवेबल बढ़ते हैं तो ये आपका कैश आउटफ्लो में आता है। उसके अलावा परचेजिंग इन्वेंट्री एंड पेमेंट टू सप्लायर्स, जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं कैश पे, डेफिनेटली उसके लिए आप कैश देते हैं, तो भी वो कैश आउटफ्लो में आता है। उसके अलावा सप्लायर्स, जो आपके अकाउंट पेबल्स हैं, जिनसे आपने सामान उधार पे ख़रीदा होता है, आप उनका उधार उतारते हैं वापस, उस सूरत हाल में भी कैश आपको देना पड़ता है। तो ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपका कैश का आउटफ्लो होता है इस सूरत हाल में। तो ये वो चेंजेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होती हैं, और इन चेंजेस का असर अब कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कैसे पड़ता है। अब हम इन चेंजेस को हमने ठीक कैसे करना है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट तो हमने बनानी ही बनानी है।
चाहे वो एक्रूवल बेसिस है चाहे कैश बेसिस है, हमने उसको उसी तरीके से ही बनाना है। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम बैलेंस शीट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब हमने अपना कैश फ्लो देखने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को तो एडजस्ट करना है। हमने फ्लॉस तो यहाँ से निकाल लिए कि जी किन किन वजूहात से कैश इनफ्लो होता है, जिसको हम आउटफ्लो समझ रहे होते हैं, वो ऑन ग्राउंड इनफ्लो होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। और कौन कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हम कैश का आउटफ्लो समझ रहे होते हैं, जबकि वो आउटफ्लो नहीं, वो इनफ्लो होता है। ठीक है। जैसे कि परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, हम कोई भी चीज़ जैसे कि परचेज़ करते हैं उसको हम आउटफ्लो समझ रहे होते हैं, जबकि जो चीज़ हम उधार पे ले रहे हैं उसके लिए ऑन ग्राउंड कैश नहीं दे रहे होते, तो वो बेसिकली उसको हम वापस ऐड बैक करते हैं। अब इस सूरत हाल में हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो एडजस्टमेंट करते हैं इसकी, वो कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहला काम जो हम करते हैं, कैश फ्लो एक्टिविटी 1 इसको कहते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करते हैं, जिसको हमने इनकम स्टेटमेंट में लेस किया होता है अपनी आमदनी में से, अपने प्रॉफिट में से। हम उसको वापस ऐड करते हैं क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, इसके लिए हमने किसी को कोई कैश नहीं दिया होता। उसके बाद अगला काम हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट एनी इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अगर आप देख रहे होंगे तो इस लाइन में मैंने कुछ अल्फाज ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्ट के बाद मैंने ऐड लिखा है, इंक्रीज़ के बाद डिक्रीज़ लिखा है। तो मतलब जब आप सब्ट्रैक्ट रीड करेंगे तो फिर आप ब्रैकेट वाले अल्फाज रीड नहीं करेंगे, जब आप ब्रैकेट वाले अल्फाज रीड करेंगे तो फिर बाहर वाले अल्फाज रीड नहीं करेंगे। जैसे कि सब्ट्रैक्ट एनी इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल, इसके बरअक्स भी हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, जैसे ऐड एनी डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल। अब ये कैसे होगा, अब मैं इसकी आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ। जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल आपका जब भी इंक्रीज़ होता है, आपने कोई चीज़ उधार पे बेच दी और उस चीज़ को आपने अपनी सेल में शो कर दिया कि ये मेरी सेल हो गई, जबकि ऑन ग्राउंड आपको उसका कैश रिसीव नहीं हुआ होता, वो आपका अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो आपको उसको वापस लेस करना पड़ता है कैश फ्लो में। तो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं कैश फ्लो की एक्टिविटी 1 में, तो डेप्रिसिएशन के बाद जो सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि अगर आपकी इन्वेंट्री क्रेडिट पे सेल हुई है या अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि आपने इनकम स्टेटमेंट में ऐड किए हुए थे सेल्स में, आप उसको यहाँ पे लेस करते हैं। उसके बाद अगर इसके बरअक्स आपने कोई अकाउंट रिसीवेबल लेस किए हुए हैं, जैसे कि बैलेंस शीट में जब भी आप 2 बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसका जब आप डिफरेंस चेक करते हैं, चेंज चेक करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये अकाउंट रिसीवेबल मेरे कम हुए हैं, तो ये वो एक्टिविटी है जिससे आपको कैश रिसीव होता है। मतलब आपके रिसीवेबल कम हुए हैं, इट मीन्स जिन्होंने आपका उधार देना था उन्होंने आपको पैसे वापस किए हैं, तो आपको कैश रिसीव होता है। तो कैश फ्लो की इस एक्टिविटी में आप उनको ऐड करते हैं। इसी तरीके से इन्वेंट्री पे आते हैं कि जब भी इन्वेंट्री इंक्रीज़ होती है उसको आप लेस करते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको कैश देना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट एनी इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री, जब भी आपकी इन्वेंट्री बढ़ेगी उसके लिए आपको अमाउंट देनी पड़ती है, तो वो अमाउंट आप लेस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और इसी का वाइस वर्सा होगा कि जब भी इन्वेंट्री डिक्रीज़ होगी, डेफिनेटली इन्वेंट्री डिक्रीज़ हुई है तो आपकी सेल हुई है, ठीक है, तो जब भी इन्वेंट्री डिक्रीज़ होगी आपको कैश रिसीव होगा, तो आप उसको ऐड करेंगे इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं कि अदर करंट एसेट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उनका भी यही सेम है कि जब भी करंट एसेट्स आपके इंक्रीज़ होंगे, जब भी एसेट इंक्रीज़ होते हैं डेफिनेटली आपको उनके लिए पे करना पड़ता है। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, तो जब भी आप किसी चीज़ के लिए पे करेंगे तो वो डेफिनेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट में से आपकी वो चीज़ लेस होगी। और जब भी आपके एसेट्स कम होते हैं, जब भी आप अपने एसेट को बेचते हैं, डेफिनेटली आपको कैश रिसीव होता है, तो आप उसको वापस ऐड बैक करते हैं। एसेट्स के लिए ये फार्मूला है कि वो जब भी इंक्रीज़ होते हैं, करंट एसेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में करंट एसेट्स की बात कर रहा हूँ कि ये जब भी इंक्रीज़ होते हैं तो इनको लेस किया जाता है, क्योंकि एसेट जब इंक्रीज़ होते हैं उसका मकसद होता है कि हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, हमने कैश पेमेंट की है, तो वो लेस होते हैं क्योंकि उसके लिए कैश जाता है। और जब भी एसेट्स डिक्रीज़ होते हैं, कम होते हैं, तो इसका मकसद ये होता है हमने कोई चीज़ बेची है। डिक्रीज़ होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो चीज़ कहीं गुम गई है, हमने बेची है, हमारा ये बिज़नेस है। करंट एसेट्स हमने निकाले हैं, इन्वेंट्री निकाली है या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कुछ भी है, जब वो डिक्रीज़ होते हैं इट मीन्स
हमारे पास कैश रिसीव हुआ है तो हम उसको ऐड करते हैं डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स को। अब लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ इसके उलट होते हैं। लाइबिलिटीज़ जब भी इंक्रीज़ होती हैं, जब भी आपका उधार बढ़ता है तो आपके पास कैश आता है। एसेट्स जब भी बढ़ते हैं तो कैश जाता है क्योंकि आप परचेज़ करते हैं। उधार जब भी बढ़ते हैं तो आपके पास कैश आता है। तो ये इसके उलट चलता है। जैसे मैंने लिखा है कि ऐड एनी इंक्रीज़ इन अकाउंट्स पेएबल, जब भी आपके अकाउंट्स पेएबल बढ़ेंगे मतलब आपको उधार मिला है। जब उधार मिला है तो इट मीन्स कैश आया है आपके पास, तो आप उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करेंगे। और इसके बरअक्स जब भी आप उधार उतारेंगे, आपके अकाउंट्स पेएबल कम होंगे तो उसको आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से लेस करेंगे। सेम इसी तरीके से आपकी एक और टर्म यहाँ पे यूज़ होती है अक्रूड एक्सपेंसेस की। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये वो अखराजात होते हैं जो कि ड्यू हो चुके होते हैं, आपने उनके लिए पेमेंट नहीं की होती। जैसे महीना गुजर चुका है, 10 दिन ऊपर हो गए हैं, आपने अभी तक दुकान का रेंट पे नहीं किया। तो ऐसे अखराजात जब भी बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब कि अक्रूड एक्सपेंसेस आपके जब भी बढ़ते हैं, मतलब ऐसे अखराजात जो कि ड्यू हो गए हैं लेकिन अभी तक आपने उनकी पेमेंट नहीं की, आपने उनको लेस किया हुआ है अपने इनकम स्टेटमेंट में से, आपने ये शो किया हुआ है कि ये मेरे खर्चे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड पेमेंट नहीं की, पैसे आपकी जेब में हैं। इट मीन्स वो पैसे अभी आपके पास हैं, आपने पे नहीं किए। तो जब भी ऐसे अखराजात बढ़ते हैं तो इसको भी आप ऐड बैक करते हैं, क्योंकि आपने पैसे तो नहीं दिए होते, पैसे आपके पास होते हैं। अगर हम कैश फ्लो की बात करें, इधर सिर्फ कैश फ्लो की बात हो रही है। तो जब भी अक्रूड एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, आपके ऊपर ड्यू होते हैं, आप पे नहीं करते, इट मीन्स आप पैसे लेके फिर रहे हैं, तो वो आप ऐड करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और इसके बरअक्स जब अक्रूड एक्सपेंसेस कम होते हैं, मतलब आपने अपने वाजिबात उतारना शुरू कर दिए हैं, आपने दुकान का रेंट लेट था, 10 दिन के बाद पे कर दिया, जब आप पे करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जब भी अक्रूड एक्सपेंसेस डिक्रीज़ होंगे। तो ये वो तमाम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की रेमेडीज़ हैं कि इस किस्म की वो तमाम फ्लाज हैं जिनको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे, जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पाए जाते हैं, जो कि ऑन ग्राउंड रियलिटी से चेंज होते हैं। तो इसलिए उनको हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की तरफ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी हमने आइडेंटिफाई करना होता है सोर्सेज ऑफ कैश कौन से हैं और यूजेस ऑफ कैश कौन से हैं। मतलब कटिंग शार्ट, कैश इनफ्लोज़ कौन से हैं और कैश आउटफ्लोज़ कौन से हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की बात हो रही थी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट की बात होती है और किसी चीज़ की बात नहीं होती। तो इसको इसलिए आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी होता है कि इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट को देखना होता है और किसी चीज़ को नहीं देखना होता। अब फिक्स्ड एसेट को अगर हम देखें तो कौन कौन सी ऐसी सूरत हाल होती है कि जिसमें फ़िक्स्ड एसेट की वजह से हमारे पास ऑन ग्राउंड कैश आता है, और कौन कौन सी ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें फ़िक्स्ड एसेट में हमसे कैश जाता है। तो कैश एक ही सूरत में आ सकता है जब भी हम कोई प्लांट बेचेंगे, प्लांट इक्विपमेंट कोई भी है, या हमारा कोई भी व्हीकल है कि मतलब वो बिल्कुल यूज़लेस हो गया है, उसकी लाइफ पूरी हो गई है, हम जब भी उसको बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। इट मीन्स जब भी फिक्स्ड एसेट डिक्रीज़ होगा, डेफिनेटली हमने उसको बेचा है तो उससे कैश आएगा। तो जब भी फिक्स्ड एसेट डिक्रीज़ होगा हम उसको ऐड करेंगे। इसके बरअक्स जब भी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज़ होगा, अंडरस्टूड सी बात है, जब भी एसेट आता है तो एसेट ऐसे तो नहीं आता, आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपके प्लांट में एक और प्लांट ऐड हो गया है, आपके गोडाउन में इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो गई है, आपके व्हीकल्स में 5 ट्रक और ऐड हो गए हैं, तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं से तो उसकी पेमेंट की है। इसलिए जब भी आपके फ़िक्स्ड एसेट इंक्रीज़ होंगे तो उसको आप इसमें से लेस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में से। इसकी एग्जांपल में जैसे लिखा गया है कि इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आर परचेजिंग ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, नो डाउट आपको बाद में उससे फ़ायदा होगा, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अभी तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कहीं से तो आप कैश लगा रहे हैं उसमें, तो ये कैश का आउटफ्लो है, तो इसको हम इसमें से लेस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसका क्या तरीक़ाकार होगा, इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, तो अभी वो देखते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की सिंपल सी 2 एंट्रीज़ होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट के साथ है। फिक्स्ड एसेट आपके जो प्लांट मशीनरी वगैरह होती हैं, और उसके अलावा अदर एसेट्स में आपकी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह और ये चीज़ें शो होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी फिक्स्ड एसेट बढ़ेंगे,
तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपने कोई ना कोई एसेट परचेज़ किया तो उसको आप लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट एनी इंक्रीज़ इन ग्रॉस फिक्स्ड एसेट। जब भी कोई एसेट परचेज़ करेंगे, इंक्रीज़ होंगे फिक्स्ड एसेट, आप उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में से लेस करेंगे। और इसके बरअक्स जब भी डिक्रीज़ होंगे, ऐड एनी डिक्रीज़ इन ग्रॉस फिक्स्ड एसेट। सेम इसी तरह हमारा केस है अदर एसेट्स का, कि मतलब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने किया, किसी और कंपनी के प्रोजेक्ट्स में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई, या किसी और कंपनी के शेयर्स हमने लिए हुए हैं, तो जब भी वो शेयर्स हम लेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, हमारे अदर फिक्स्ड एसेट या अदर एसेट इंक्रीज़ होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने कैश एक्टिविटी की है, कैश हमने पे किया है, तो वो हमारा कैश फ्लो में से लेस होंगे, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो शो होता है। और इसके बरअक्स जब भी कोई हमारे अदर फिक्स्ड एसेट्स कम होंगे, इस किस्म के कोई शेयर्स हमने ख़रीदे हुए हैं या कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट अब वापस हमने निकाल ली है, हमारा वो एसेट कम हो गया, तो इट मीन्स हमें कैश रिसीव हुआ है, तो हम उसको वापस ऐड बैक करेंगे। तो इस तरीके से ये दूसरी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाती है कैश फ्लो की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये साथ उसकी रेमेडी भी, कि मतलब कि अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में फ्लॉज हों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसको हमने कैसे कवर करना है, तो इस तरीके से करना है। तो अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का ताल्लुक़ लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ के साथ होता है। तो हमने अब वो फ्लॉज ढूंढने हैं अपनी बैलेंस शीट में कि जिनकी वजह से ऑन ग्राउंड कैश इनफ्लोज़ या आउटफ्लोज़ हो रहे होते हैं या नहीं हो रहे होते इनमें, लायबिलिटीज़ में और इक्विटीज़ में। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि जी किन किन वजूहात से कैश इनफ्लोज़ होता है हमारी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। जब भी हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, जब भी उधार बढ़ता है या इक्विटी बढ़ती है, अंडरस्टूड सी बात है, जब भी उधार बढ़ेगा, हमने किसी से उधार लेना है तो डेफिनेटली हमें कैश रिसीव होना है, तो उसको हम ऐड करेंगे, वो कैश इनफ्लो होगा। इसी तरीके से जब भी हमारी इक्विटी बढ़ेगी, मतलब जब भी हमारे कॉमन स्टॉक की अमाउंट बढ़ेगी, हमारे कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके शेयर परचेज़ करेंगे, तो डेफिनेटली उससे भी हमें कैश रिसीव होगा, हमें फ़ंड्स आएंगे, तो वो भी कैश इनफ्लो काउंट होगा। तो इट मीन्स कि बोरोइंग फंड्स आर सेलिंग स्टॉक, ठीक है। इन दोनों सूरत हाल में हमें कैश रिसीव होता है, तो ये कैश इनफ्लो होता है। और इसके बरअक्स अगर हम यूजेस ऑफ कैश को देखें या कैश आउटफ्लोज को देखें, तो जब भी लायबिलिटी या इक्विटी डिक्रीज़ होती है, तो मतलब जब भी हम लोन पे करते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज़ होने का मतलब यही है कि आपने लोन पे कर दिया है, आपके ऊपर उधार था वो उतर गया है, डेफिनेटली आपने कैश दिया होगा उसके लिए, तो उसको आप लेस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में से। और यही सेम केस होता है जब आप स्टॉक को बाय बैक करते हैं, रीपरचेज़ ऑफ स्टॉक करते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से करते हैं। रीपरचेज़ अपने शेयर्स की प्राइस बढ़ाने के लिए करते हैं, डिविडेंड बचाने के लिए करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ये सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। जिस भी नियत से करते हैं, लेकिन आपको रीपरचेज़ करने के लिए कैश तो पे करना पड़ता है, तो इसीलिए वो भी आउटफ्लो में आता है। तो देखा जाए तो ये बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में सिर्फ लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ का जस्ट हमने देखना होता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़, कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में तो वो इनफ्लो है, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो आउटफ्लो है। इन्वेस्टिंग इसका उलट चलते हैं कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो आउटफ्लो में आता है, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो इनफ्लो में आता है। तो मेन चीज़ जो हमें ज़्यादातर इसमें परेशानी का बायस बनती है वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमने उसमें से चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि जो सेल है वो कितनी क्रेडिट पे जा रही है, जो इन्वेंट्री है वो कितनी क्रेडिट पे जा रही है। इस तरीके से हमने ये फ्लॉज आइडेंटिफाई करके और उनके साथ ये रेमेडीज़ के हिसाब से हमने उनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज कर देनी होती हैं। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो हमने स्टडी की, तो इसकी हम कैसे एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो इसकी ये सिंपल सी 3 एंट्रीज बनती हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐड एनी इंक्रीज़ इन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डेट। आपका शॉर्ट टर्म डेट है या लॉन्ग टर्म डेट है, मतलब कोई भी आपका जो, अब यहाँ शॉर्ट टर्म डेट से क्या मुराद है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमने अकाउंट्स पेबल की बात तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी की थी, लाइबिलिटीज़ में सिर्फ वाहिद अकाउंट्स पेएबल है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। उसके अलावा बाकी सारे नोट्स पेएबल, क्योंकि नोट्स पेएबल भी शॉर्ट टर्म होता है, और लॉन्ग टर्म डेट सारे फाइनेंसिंग में आते हैं। अकाउंट्स पेएबल सिर्फ इसलिए उसमें आता है क्योंकि उसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एक आपके ऑपरेशंस का पार्ट होता है। अकाउंट पेएबल मोस्टली आप अपने सप्लायर्स के साथ चलाते हो,
जिससे आपने सामान उठाना होता है और आगे सेल करके उसको पेमेंट करनी होती है। तो ये आपका एक ऑपरेशनल सर्कल चल रहा होता है, इसलिए आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखते हो। उसके अलावा जितने भी शॉर्ट टर्म अदर लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो चाहे वो आपके नोट्स पेबल्स हैं, जो भी है, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो जब भी ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी, इट मीन्स हमें कैश रिसीव हुआ है तो हम उसको ऐड करेंगे। इसके बरअक्स जब भी ये चीज़ें डिक्रीज़ होंगी, इट मीन्स हमने इनको उतारा है, अपने सर से उधार उतारा है, तो इसको हम लेस करेंगे क्योंकि हमें उसके लिए कैश पे करना पड़ता है। सेम केस कॉमन स्टॉक के साथ है कि जब भी हम कॉमन स्टॉक इशू करेंगे, ऐड इशूइंग ऑफ कॉमन स्टॉक, डेफिनेटली हम जब भी स्टॉक इशू करेंगे, शेयर इशू करेंगे, अंडरस्टूड सी बात है, जब लोग शेयर परचेस करेंगे तो हमें उसके पैसे मिलेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। और इसके बरअक्स वाइस वर्सा, जब भी हम रीपरचेस करेंगे, जब लोग हमें आके वापस करेंगे, हमारे शेयर बेचेंगे, हमें वापस आके बेचेंगे, हमें उनको कैश देना पड़ेगा, तो वो आउटफ्लो में शो होगा। इसी तरीके से एक और एंट्री यहाँ पे होती है डिविडेंड की, कि जब भी आप डिविडेंड अनाउंस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनकम स्टेटमेंट में, कि आप अर्निंग का कुछ पार्ट डिविडेंड में देते हैं शेयर होल्डर्स को। तो जब भी आप डिविडेंड देते हैं तो वो भी आपको कैश में ही देना पड़ता है, अर्निंग आपको कैश में नहीं देनी होती। रिटेन्ड अर्निंग जो है वो कैश फ्लो का पार्ट नहीं होती, इसीलिए रिटेन्ड अर्निंग का कहीं पे भी नाम नहीं आता कैश फ्लो में, क्योंकि वो कैश एक्टिविटी नहीं है, वो आपके पास सेविंग में आ जाती है। इसमें कैश फ्लो में सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड का आता है, क्योंकि ये आपको कैश पे करना पड़ता है ऑन ग्राउंड, तो इसलिए ये भी डिविडेंड भी आप इसमें से लेस करते हैं। जब भी आप अर्निंग में से डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उसको आप कैश फ्लो में से लेस करते हैं। तो इस तरीके से हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की भी एडजस्टमेंट सीख ली, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की भी हमने एडजस्टमेंट कैश फ्लो में कैसे करनी है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इन तीनों एडजस्टमेंट को कंबाइन कर लेते हैं। अब हम इन तीनों एडजस्टमेंट को जब कंबाइन करते हैं तो ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिनको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि जिसमें अगर आप देखें जो कुछ अभी हमने सीखा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की रेमेडीज़ के तौर पे, कि हमने उसकी एडजस्टमेंट किस तरह करनी है, वो सारी मैंने टॉप पे लिख दी। उसके बाद फिर मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की रेमेडीज़ जो हमने सीखी, कि हमने उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को, उसके फ्लॉस को, वो मैंने सेकंड नंबर पे लिख दी। फिर थर्ड नंबर पे मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लिख दी, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से ये एक पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाती है। और इसका जो एंड रिज़ल्ट निकलेगा, ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव निकले, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब आपका नेट कैश फ्लो आपको नहीं पता होता वो इनफ्लो में निकलेगा या आउटफ्लो में निकलेगा। ये भी हो सकता है कि जो कंपनी आपको प्रॉफिट शो कर रही हो, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट कैश फ्लो आउटफ्लो में आ जाए, कि मतलब ओवरऑल पूरे साल के अंदर उसका जो कैश फ्लो है, ओवरऑल उसने कैश खर्च ज़्यादा किया है और रिसीव कम किया है। तो कैश फ्लो जब भी आपका पॉजिटिव में आएगा, इसका मकसद ये होगा, मतलब वो आपको ये बता रहा होगा कि पूरा साल इस कंपनी ने कैश पे कम किया है और रिसीव ज़्यादा किया है। और इसके बरअक्स जब भी कैश फ्लो की अमाउंट ब्रैकेट में लिखी हुई आए, माइनस में आए, इट मीन्स कि इसका कैश फ्लो ज़्यादा है, कैश आउटफ्लो ज़्यादा है, कैश इनफ्लो कम है। फिर इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि ये स्टेटमेंट हमने वाकई ठीक तौर पे बनाई है कि नहीं बनाई, क्योंकि गलती हो सकती है, इस स्टेटमेंट के बनाने में भी गलती हो सकती है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक बनी है या नहीं बनी, तो जो आपका नेट कैश फ्लो होता है उसमें आप अपने बिगिनिंग कैश फ्लो को एडजस्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपका नेट कैश फ्लो आ गया है पॉजिटिव में, इसका मतलब पूरे साल में आपका कैश ज़्यादा रिसीव हुआ है, कैश रिसीव ज़्यादा हुआ है, पे आपने कम किया, तो उसको आप बिगिनिंग कैश में ऐड कर देते हैं। जो साल के शुरू में जो कैश था, जो कि आपको मिलता है पहली बैलेंस शीट से जो आपने पहले बनाई थी 2010 में, उससे आप कैश की अमाउंट लेते हो, उसमें आप ये नेट कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है तो ऐड करते हो। तो जो एंडिंग अमाउंट आएगी वो आपकी एंडिंग कैश फ्लो, वो आपकी एंडिंग बैलेंस शीट से मैच करनी चाहिए। मतलब जो आपने साल के एंड पे 2011 पे जो बनाई बैलेंस शीट, उसकी जो कैश की अमाउंट थी वो इस एंडिंग वाली अमाउंट से मैच करनी चाहिए। तो इट मीन्स आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक बनी है। इसी तरह इसके बरक्स अगर आपका नेट कैश फ्लो आउटफ्लो में आता है तो आप बिगिनिंग कैश फ्लो से इसको लेस करेंगे, कि मतलब लेट्स सपोज साल के शुरू में आपके पास 1400 मिलियन थे, जिसमें से आपके 30 मिलियन आउटफ्लो हुआ, नेट आउटफ्लो हुआ, तो बाकी आपके पास बच गए 1370 मिलियन।
तो ये आपका जो एंडिंग कैश फ्लो है ये आपका दूसरी वाली बैलेंस शीट से मैच करना चाहिए। अगर मैच कर जाता है इट मीन्स आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है। तो अब हम इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल देखने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमें फ़िगर कहाँ से मिलेंगे, कि मतलब हमने जो उसमें लिखना है कि किसी भी चीज़ की इंक्रीज़ डिक्रीज़ को हमने उसमें लेस करना है या ऐड करना है, तो वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी। तो अगर आपको याद हो तो बैलेंस शीट में मैंने आपको ये एक फ़िगर दिखाया था पिछले लेक्चर में, तो मैंने दोबारा यहाँ पे पेस्ट किया है ये फ़िगर, ताकि आपको ये ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि ये हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी जिसमें हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया था। इसको हमने उस वक्त डिस्कस भी किया था। अब इसी डिफरेंस से हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 साल की बैलेंस शीट बनी हुई है, 2010 की और 2011 की, और साथ उसके डिफरेंस लिखा गया है। वो डिफरेंस कहीं कहीं पे पॉजिटिव में आ रहा है, कहीं कहीं पे नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब होता है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कम हुआ है, और पॉजिटिव का मतलब होता है पिछले साल की निस्बत इस साल बढ़ा है। और अब हमने इसी नेगेटिव और पॉजिटिव की बेस पे आगे अपनी कैश फ्लोज़ में एंट्रियाँ करनी है। तो अब आगे चलते हैं अपनी कैश फ्लो की तरफ। आपने कैश फ्लो का आपने इनके अमाउंट के साथ जो इनकी साइन है पॉजिटिव के और नेगेटिव के, आपने उनको याद रखना है, क्योंकि आपने कैश फ्लो में एंट्री ऐड और सब्ट्रैक्ट के हिसाब से करनी है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के हिसाब से करनी है। क्योंकि हमने जितनी भी कैश फ्लो की एंट्रीज़ अभी तक एडजस्टमेंट सीखी हैं और उसमें तकरीबन हर एंट्री में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात हो रही है। तो आपने ये बात हमेशा जहन में रखनी है, जो चीज़ ब्रैकेट में शो हो रही है इट मीन्स वो डिक्रीज़ हो रही है, उसकी आपने डिक्रीज़ वाली एंट्री करनी है। जो चीज़ विदाउट ब्रैकेट है इट मीन्स वो इंक्रीज़ हो रही है, उसकी आपने इंक्रीज़ वाली एंट्री करनी है। तो अभी चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। तो ये वही कैश फ्लो का फॉर्मेट है जो भी मैंने आपको दिखाया, और अभी मैंने इसमें दो कॉलम इंसर्ट करके इसमें मैंने अमाउंट्स डालना शुरू कर दिया। पहला कॉलम होता है हमारी वर्किंग के लिए, कि अगर हमने किसी चीज़ को नेट अमाउंट लिखने से पहले हमने उसको ऐड करना हो, लेस करना हो, तो पहला कॉलम वर्किंग के लिए होता है और आखिरी कॉलम नेट अमाउंट के लिए होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की तरह आप इसकी भी हेडिंग देंगे सबसे पहले ऊपर, साथ इसकी यूनिट बताएंगे अमाउंट की, कि वो अमाउंट की यूनिट क्या है, जैसे हम बैलेंस शीट में बताते हैं या इनकम स्टेटमेंट में बताते हैं कि ये डॉलर है, रुपीज़ है, जो भी है। फिर उसके बाद ये भी बताते हैं कि अमाउंट मिलियंस में है, थाउजेंड्स में है, बिलियंस में है, जो भी बताना है वो बताते हैं। उसके बाद ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इनकम स्टेटमेंट की तरह ईयर एंडेड बनाई जाती है या किसी भी पीरियड एंडेड पे बनाई जाती है। ज़रूरी नहीं ईयर एंडेड हो, कोई भी पीरियड हो सकता है। जो पीरियड इनकम स्टेटमेंट का होगा वही पीरियड कैश फ्लो स्टेटमेंट का होगा। जबकि बैलेंस शीट वो वाहिद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी भी डेट पे बनाई जाती है, स्पेसिफिक डेट पे। बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी और इनकम स्टेटमेंट भी ये फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ये किसी एक मखसूस पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसकी तमाम एक्टिविटीज़ और उनके एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की तरफ। सबसे पहले हमने जो चीज़ लिखनी होती है, क्योंकि हमने ये देखना होता है जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसमें ऑन ग्राउंड, उस प्रॉफिट में हमें ऑन ग्राउंड कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, और एट द एंड कितना ओवरऑल कैश हमें रिसीव हुआ है। मतलब हमने शो तो कर दिया नेट इनकम में। अब ये जो मैंने अमाउंट यहाँ पे शो की, ये मैंने उसी इनकम स्टेटमेंट से लिए जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, वही फिगर्स लिए हैं। 3,338 मिलियन ये हमें नेट इनकम हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये फ़िगर वहाँ से उठा ली। अब हमने ये चेक करना है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई ही इसीलिए जाती है क्योंकि आप मवाजना कर रहे होते हैं प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो। तो इसलिए सबसे पहले हमने लिखा ही प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हमने एनालाइज़ करना है कैश फ्लो के हिसाब से, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो उसी बैलेंस शीट के जो मैंने आपको पीछे अभी शो कराई, उसी के डिफरेंसेस से हम सबसे पहले इसका ये निकालेंगे कि ये डेप्रिसिएशन क्या था, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब एक और चीज़ यहाँ पे सवाल उठता है कि डेप्रिसिएशन हम कहाँ से उठाएंगे, बैलेंस शीट से उठाएंगे या इनकम स्टेटमेंट से उठाएंगे। तो मैंने अभी आपको एक जिक्र किया कि बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बनाई जाती है और उसमें अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी जाती है पिछले पूरे साल की इकट्ठी। जबकि कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट ये एक पीरियड के लिए बनाई जाती हैं, एक मखसूस पीरियड के लिए। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट आप एक मखसूस पीरियड के लिए बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप डेप्रिसिएशन भी उस मखसूस पीरियड के लिए ही लेंगे। मतलब अगर आपने इनकम स्टेटमेंट एक साल के लिए बनाई
तो उसमें जो आपने डेप्रिसिएशन लिखी 1 साल की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी वही डेप्रिसिएशन लिखेंगे जो आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखी थी। तो कटिंग शार्ट इनकम स्टेटमेंट में जो आपने डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखी थी वहाँ से आप उठाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि इसका पीरियड भी वही होता है जो इनकम स्टेटमेंट का होता है। तो डेप्रिसिएशन चूँकि हमने इनकम स्टेटमेंट में लेस की थी, ऑन ग्राउंड ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, तो इसलिए हम इसको वापस ऐड बैक करते हैं, ये कैश इनफ्लो होता है। तो हमने इसको पॉजिटिव साइन में हमने लेफ़्ट वाले कॉलम में लिख दिया। लेफ़्ट वाले कॉलम में इसलिए लिखा कि और भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के खर्चे हैं तो हम एक ही दफ़ा प्लस माइनस करके एक ही अमाउंट लिखेंगे नेट वाले कॉलम में। तो पहले हमने डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर दिया, जबकि इनकम स्टेटमेंट में ये अमाउंट ब्रैकेट में थी, मतलब लेस में थी, हमने इसको ऐड बैक किया। अब अगली एंट्री इसमें आती है सब्ट्रैक्ट इंक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल। हमने बैलेंस शीट से हमें पता चला कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो चीज़ बेच रहे हैं हमें उसका कैश रिसीव नहीं हो रहा, लेकिन हमने उसको सेल में शो कर दिया हुआ है इन्वेंट्री लेस करके। जब हमने सेल में शो कर दिया हुआ है, ऑन ग्राउंड चीज़ हमें मिली नहीं है, तो हम उसको वापस लेस करेंगे। तो इसलिए इस अमाउंट को मैंने ब्रैकेट में लिखा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्ट इंक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज़ यूज़ ऑफ कैश आउटफ्लो, जैसे मैंने साथ बता दिया है कि इन्वेंट्री अगर इंक्रीज़ हुई है, बैलेंस शीट से हमें पता चला है कि हमने इन्वेंट्री पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा परचेज़ किया, तो डेफ़िनेटली जब हमने कोई चीज़ पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा परचेज़ किया, तो डेफ़िनेटली पिछले साल की निस्बत इस साल हमने उसके लिए कैश ज़्यादा पे किया। तो कितना ज़्यादा पे किया है, वो 437 मिलियन, इसको भी हमने लेस में शो कर दिया। उसके बाद आते हैं ऐड डिक्रीज़ इन अदर करंट एसेट्स, मतलब और हमारे जो करंट एसेट्स लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह वो डिक्रीज़ हुए हैं अदर करंट एसेट्स। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था कि करंट एसेट्स जब भी डिक्रीज़ होंगे, इसका मतलब कि आपकी सेल हुई है, आपने सेल की है। तो जब आप सेल करेंगे तो आपके पास कैश आएगा, आपने कोई ना कोई चीज़ बेची है, आपके पास कैश आएगा, तो आप उसको इनफ्लो में लिखेंगे, आप उसको ऐड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट डिक्रीज़ इन अकाउंट पेएबल। ठीक है, आपने बैलेंस शीट से चेक किया कि आपके अकाउंट पेएबल डिक्रीज़ हो रहे थे, मतलब पिछले साल की निस्बत इस साल आपका उधार कम हुआ है, इसका मतलब आपने उधार उतारा है। तो जो उसका डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस की अमाउंट होगी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस में। तो डिफरेंस जो कि हमने पहले से निकाला हुआ था, जैसा कि बैलेंस शीट में हमने देखा, तो वो अमाउंट मैंने यहाँ माइनस में लिख दी। अब सेम इसी तरह बैलेंस शीट की तरह कैश फ्लो में भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो हमने एक फॉर्मेट बनाया था कैश फ्लो का, जिसके अंदर हमने ये तमाम एडजस्टमेंट लिखी थी। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले हमेशा आप वो सारी की सारी एंट्रियाँ लिख दें, अमाउंट्स बाद में लिखें, कि जिसकी अमाउंट ना भी गिवन हो, अगर बैलेंस शीट में नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ गिवन हो, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में डिफरेंस आ रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा हो, तो उसको आप ज़ीरो लिख दें। लेकिन उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि पूरी स्टेटमेंट एक दफ़ा लिख देने का कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि आपसे कोई चीज़ मिस नहीं होगी। तो अभी हमने आखिरी एंट्री कर दी अकाउंट्स पेबल की। इसके बाद हमने देखा कि अक्रूड एक्सपेंसेस की कोई एंट्री नहीं थी, तो हमने यहीं पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को क्लोज़ किया। हमने जो ऐड वाले थे उनको ऐड किया, जो लेस वाले थे उनको लेस किया, और ओवरऑल हमें पता चला कि 898 मिलियन का हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश रिसीव हुआ। ओवरऑल तो कैश ज़्यादा रिसीव हुआ, लेकिन बहुत सारे जगहों पे हमें कैश पे भी करना पड़ा, तो हमने उनको कटा के जो बैलेंस हमें बचा, नेट कैश रिसीव हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, वो 898 मिलियन, वो हमने लिख दिया दूसरे वाले कॉलम में। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था, इसका ताल्लुक़ होता है सिर्फ़ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट की परचेज सेल के साथ। मतलब आपके फिक्स्ड एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पे वो एंट्री करनी होती है। तो इस केस में हमने अपनी बैलेंस शीट से देखा कि हमारे जो फिक्स्ड एसेट थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे। तो जाहिर है जब फिक्स्ड एसेट इंक्रीज़ हुए हैं, इसका मतलब हमने एसेट परचेज़ किया है। जब परचेज़ किया है तो कैश आउटफ्लो हुआ है, तो उसको हमने लेस में लिख दिया। इसी तरीके से हमने इसी बैलेंस शीट से देखा कि अदर करंट एसेट्स भी इंक्रीज़ हो रहे थे। इट मीन्स हमने कुछ और भी एसेट परचेज़ किए हैं, तो वो भी आउटफ्लो हुआ है। तो ये दो आउटफ्लो हमने टोटल ऐड करके ओवरऑल आउटफ्लो हमने 1285 मिलियन का हमने आउटफ्लो लिख दिया दूसरे कॉलम में। अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की तरफ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका ताल्लुक़ होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग
लाइबिलिटीज़ के साथ, उसके अलावा आपके कॉमन स्टॉक्स जो आप इशू करते हैं या रीपरचेज़ करते हैं उसके साथ, या फिर आप जो डिविडेंड देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइबिलिटीज़ के। तो हमने देखा कि जो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ थी, नोट्स पेएबल थे, वो इंक्रीज़ हुए थे। अपनी बैलेंस शीट से हमें पता चला, तो उसका जो डिफरेंस था वो 22 मिलियन था। अब जब भी उधार इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे आए हैं, तो इसको हमने इनफ्लो में लिख दिया। इसी तरीके से हमने देखा कि लॉन्ग टर्म डेट हमारे 7 मिलियन से डिक्रीज़ हुए थे। मतलब पिछले साल हमारे लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा थे, इस दफ़ा 7 मिलियन कम हुए, मतलब हमने उधार उतारा है 7 मिलियन का, तो ये कैश आउटफ्लो होगा, जिसको हमने आउटफ्लो में लिख दिया, लेस में लिख दिया। इसी तरीके से हमने पिछले साल की निस्बत इस साल 335 मिलियन के कॉमन स्टॉक ज़्यादा इशू किए। तो ये जब हमने ज़्यादा इशू किए शेयर, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें उससे कैश रिसीव हुआ होगा, तो हमने इसको इनफ्लो में लिख दिया। और इसी तरीके से जब हम शेयर वापस परचेज़ करेंगे तो वो आउटफ्लो होता है। तो जो रीपरचेज़ ऑफ कॉमन स्टॉक था, जो उसका डिफरेंस था 2 सालों का, उसको हमने आउटफ्लो में लिख दिया। इसी तरीके से डिविडेंड जो हमने पे किया उसको भी हमने आउटफ्लो में लिख दिया। उस स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के अंदर जो हमने डिविडेंड पे किया उसको हमने आउटफ्लो में लिख दिया। तो इस पूरी एक्टिविटी को भी ऐड लेस करने के बाद जो ऐड वाले खर्चे थे उनमें से लेस वाले निकाल के ओवरऑल जो बैलेंस बचा वो लेस में बचा। इट मीन्स हमने आउटफ्लो ज़्यादा था, इनफ्लो कम था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो ओवरऑल हमने बैलेंस जो उसका बचा 3,827 मिलियन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने नेट इनकम में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हुआ था, जो कैश रिसीव हुआ था, वो ऐड किया। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में जो हमने कैश आउटफ्लो हुआ था वो लेस किया, तो ओवरऑल कैश आउटफ्लो हुआ। इसका मतलब ये कि जो फर्म हमें अभी तक प्रॉफिटेबल लग रही थी, हमें ये लग रहा था कि वो प्रॉफिट कमा रही है, वो ऑन ग्राउंड उसको प्रॉफिट 1 रुपये का भी नहीं हो रहा था, उल्टा 876 मिलियन का उसको लॉस हो रहा था। लॉस तो आप नहीं कह सकते, लेकिन कैश आउटफ्लो है। उसको ये अमाउंट्स रिसीव हो जानी हैं जो कि रिसीव होने वाली हैं, लेकिन बाद में होंगी, अभी नहीं हुई हैं। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी आपको प्रॉफिट शो कर रही होती है, उस ज़रूरी नहीं है कि ऑन ग्राउंड उसको इतना प्रॉफिट हो रहा हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताती है कि उसका कैश फ्लो क्या चल रहा है, उसको कैश वाकई इतना रिसीव हुआ है जितना प्रॉफिट शो कर रही है कि नहीं। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो अब हम अपना बिगिनिंग कैश फ्लो जो कि 2010 के स्टार्ट में था, इस बैलेंस शीट में, जो कि मैं बैलेंस शीट में आपको पहले दिखा चुका हूँ, मैं दोबारा आपको एक दफ़ा दिखाऊंगा अभी एंड पे। उसके स्टार्ट में था हमारा कैश फ्लो 1421 मिलियन। उसमें से हम जब ये लेस करेंगे जो नेट कैश आउटफ्लो है, तो पीछे बचता है 545 मिलियन। इसका मतलब जो 2011 वाली बैलेंस शीट है, हम अब जाके उसका कैश बैलेंस चेक करते हैं। अगर तो वो 545 मिलियन है, इट मीन्स हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने ठीक बनाई है और ये ठीक है। अगर नहीं है, इट मीन्स हमने गलत बनाई है, तो हमें इसको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करना पड़ेगा। तो अभी हम जाके देखते हैं अपने इसके ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर। तो जी ये हमने देखा कि बिल्कुल ऐसा ही है। कैश बैलेंस हमारा 2010 में 1421 था और 2011 में 545 था। इट मीन्स हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाई है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं एज़ पर रूटीन कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा। तो हमने इस लेक्चर में फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तीसरी टाइप कैश फ़्लो को सीखा कि कैश फ़्लो को मेजर कैसे किया जाता है, कैश फ़्लो की क्या इम्पोर्टेंस है, और कौन और किस किस किस्म की अकाउंटिंग बेसिस फॉलो की जाती हैं। उसके अलावा फिर हमने सीखा प्रॉफिट वर्सेस कैश फ़्लो। उसमें हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी देखी जो कि इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं। फिर हमने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखी जो कि बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं। फिर हमने ये देखा कि सोर्सेज ऑफ कैश क्या होते हैं और यूजेस ऑफ कैश क्या होते हैं। जैसे कि सोर्सेज ऑफ कैश को आप कैश इनफ्लोज भी कहते हैं, यूजेस ऑफ कैश को आप कैश आउटफ्लो भी कहते हैं। फिर हमने हर एक्टिविटी के हिसाब से उनकी रेमेडीज़ सीखी कि हर एक्टिविटीज़ में जो जो फ्लॉ पाए जाते हैं तो उनके हमने एडजस्टमेंट किस तरह करनी है। फिर ये 3 किस्म के एडजस्टमेंट को जब हमने इकट्ठा किया तो हमने एक स्टेटमेंट बनाई जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। फिर उसकी बेस पे हमने एक एग्जांपल भी की। इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि ज़रूरी नहीं कि जो फर्म प्रॉफिट शो कर रही हो वो ऑन ग्राउंड भी उतने प्रॉफिट में जा रही हो।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली आपको ये बताती है कि कैश फ्लोज़ भी इम्पॉर्टेंस रखते हैं, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी इम्पॉर्टेंस नहीं रखती। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मुलाकात होती है।